वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसका पहला पार्ट जिसमें शुरू के 25 क्वेश्चन थे उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका था ऑलरेडी। ये उसका दूसरा और लास्ट पार्ट है और इसमें क्या कहते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। तो देखिए, योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को और 21 जून 2025 को वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में, गैरसैंण जो एक वहाँ का जिला है, गैरसैंण में इस नीति का शुभारंभ किया, जो अगले 5 साल के लिए होगी। ठीक है। और जिसके तहत जो है 5 नए योग हब बनाए जाएंगे, 5 हब बनाए जाएंगे और उसके अलावा कुछ ध्यान केंद्र विकसित किए जाएंगे। और इस नीति का कुल मिला के उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड को वो वैश्विक योग राजधानी बनाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या फिर झारखंड? तो देखिए, असम ने अभी इस नीति का एक तरह से अनाउंसमेंट किया है, जिसमें वो ट्रांसजेंडर समुदाय को एज अ ओबीसी समुदाय ट्रीट करेंगे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50% आरक्षण भी वो प्रदान करेंगे। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चीन? तो देखिए, 2024 में चीन ने जापान को पिछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता होने का एक उपाधि प्राप्त कर ली है और इसलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा चीन। चीन ने दूसरे देशों को सबसे ज़्यादा लोन दिया है और ख़ास तौर पे वो जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है, बीआरआई प्रोजेक्ट जो है इसका, इसके तहत इसने काफ़ी लोन बांटे हैं। और इसके पहले अभी तक जापान जो है अंतर्राष्ट्रीय कर्ज देने के मामले में शीर्ष पर था, मगर चीन ने जो हालिया वर्ष में बीआरआई के संबंध में पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों को जो ऋण बांटा है, उस हिसाब से ये सबसे बड़ा ऋणदाता बन चुका है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को उनकी अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। सेकंड कथन है, हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है, जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों के महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो देखिए, ये दोनों ही कथन सही हैं। किनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़? बानो मुश्ताक। कौन सी उनकी कहानी संग्रह है? हार्ट लैम्प। ठीक है। और किस पे बेस्ड है? दक्षिण भारत की जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसके अंडर रहने वाली महिलाओं और लड़कियों के जीवन को दर्शाते हुए। अच्छा, अ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, ये किसी उपन्यास या लघु कथाओं के संग्रह को दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और जिसे यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर 2024 के संबंध में अगर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, हालांकि संभावना थोड़ी कम है, फिर भी 2024 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था वो जर्मन लेखिका थी जेनी अर्पेनबैक। नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जेनी एर्पेनबैक, BECK। ठीक है। अच्छा, एक फैक्ट और मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ कि भारतीय लेखिका गीता अंजलि श्री 2022 में ये सम्मान प्राप्त की थी। ठीक है, जो कि उनको रेत की समाधि, जिसका कि अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड, उसके लिए मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
यूनेस्को के किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया गया है? मुंबई, पटना, लखनऊ या फिर भोपाल? तो देखिए, हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को नामांकित किया गया है। सॉरी, एक सेकेंड। लखनऊ। अच्छा, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का मतलब है कि वहाँ का खान पान का एक ऐसा महत्व है जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी काफ़ी मतलब मायने रखता है, इसलिए उसको सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? एनवीडिया, एप्पल, इन्फोसिस, अरामको? देखिए, आमतौर पे क्या है कि एप्पल और अरामको, इन दोनों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब कि शेयर मार्केट में, वो बारी बारी से फर्स्ट एंड सेकंड होता रहता है। मगर हाल ही में एनवीडिया एनवीडिया ने जो है माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ के ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। इसका अगर कारण थोड़ा सा देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग और ग्राफिक चिप्स के डिमांड में जो तेज़ी से वृद्धि हुई है, इसके कारण एनवीडिया के जो शेयर थे, हाल ही में 3.3 ट्रिलियन डॉलर के पार चले गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? ऑपरेशन ऑपरेशन इंतबे, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 या ऑपरेशन ओवरलॉर्ड? तो देखिए, अप्रैल 2024 में इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, खासकर इस्फहान और उसके आसपास की साइट्स को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से सैन्य हमला किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। ठीक है, और इसी के रिटेलिएशन या इसी के प्रत्युत्तर में जो ईरान ने उस पर हमला किया था, वो था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 ने अपनी पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ब्लेस मैट्रोवेली, बेदी बूथियार, नस घानी या स्थालविया हिल? तो देखिए, ब्रिटेन की जो जासूसी एजेंसी MI6 है, उसने पहली बार अपनी जो प्रमुख है वो एक महिला को नियुक्त किया है, जिनका नाम ब्लेस मैट्रोवेली बताया जा रहा है। और ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि ये एक काल्पनिक नाम है, क्योंकि ये एक स्पाई एजेंसी है जिसमें नाम डिस्क्लोज करना तो मान लीजिए कि सुसाइडल अटेम्प्ट है। तो ब्लेस मैट्रोवेली फ़िलहाल इनका ऑफिशियली या फिर न्यूज़ एजेंसीज में रिपोर्टेड नाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय नवाचार वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय नर्स वर्ष? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने कृषि में महिला की भागीदारी और उसके महत्व को देखते हुए 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। तो आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, अगर ये प्रश्न 2025 के संदर्भ में पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र ने 3 नाम से इस वर्ष को घोषित किया था। पहला है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। दूसरा जो इन्होंने घोषित किया था क्वांटम विज्ञान के नाम से, क्वांटम विज्ञान। और जो तीसरा इन्होंने किया था वो था ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इन 3 में से कोई भी पूछा जा सकता है या फिर तीनों को ही पूछा जा सकता है। तो 2025 के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है और 2026 के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 35 है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 95वां, 97वां, 99वां या 101वां? तो देखिए, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है, इसको यूएन का सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको कि UNSDSN कहा जाता है, ये जारी करता है। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखिए। और इसमें जो भारत की रैंक है 2025 में, वो 99th मतलब कि 99वां है। ठीक है,
अच्छा, एक ऐसा सूचकांक भारत में नीति आयोग जारी करता है राज्यों के संबंध में। तो जो लास्ट सूचकांक आया था 2024 में, उसकी भी रिपोर्ट आपको एक सारगर्भित तौर पे याद रखना चाहिए, जिसमें पहला स्थान जो था वो दो राज्यों को दिया गया था, जो कि थे उत्तराखंड और केरला। उत्तराखंड एंड केरला। ठीक है। और लास्ट स्थान देखा जाए तो बिहार का था। और उत्तर प्रदेश की रैंक देखी जाए तो इसने काफ़ी अच्छा सुधार किया था, फ्रंट रनर में आया था और 11th इसकी रैंक थी। तो ये तो नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक हो गया, और ये हो गया यूएन का। अगला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क या आइसलैंड? तो देखिए, आइसलैंड ने लगातार 16वीं बार पहला स्थान इसमें प्राप्त किया है, इसलिए आंसर हो जाएगा टी। और इसमें भारत की क्या रैंक थी? भारत था 131। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण आयोजन किया गया? मालदीव, मंगोलिया, थाईलैंड या वियतनाम? तो देखिए, नोमैडिक एलिफेंट जो है ये भारत और मंगोलिया के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, और इसका जो 17वां संस्करण था 2025 में, इसका आयोजन जो है उलान बटोर, जो कि मंगोलिया की राजधानी है, वहाँ पे किया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन राइजिंग लायन, या फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, या फिर ऑपरेशन इंतबे? तो देखिए, अभी हमने बात किया था ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान ने इसराइल पे पलटवार किया था। राइजिंग लायन के तहत इसराइल ने ईरान पे पहले हमला किया था। ठीक है। इंतबे बहुत पुराना ऑपरेशन है। हाँ, आंसर है यहाँ पे मिडनाइट हैमर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस साल के, अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर कुछ भी सैन्य संघर्ष को देखे देखा जाए, तो इसमें हुआ क्या था कि 22 जून 2025 को अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों फोर्दो, नतांज और इस्फहान फोर्दो, नातांज और इस्फहान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत हमला किया था। इसमें 125 से भी अधिक अमेरिकी विमान शामिल थे, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है बी टू स्टेल्थ बॉम्बर। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया गया था। और इसी के तहत जो है, एक सेकेंड, सॉरी, बी टू स्टेल्थ बॉम्बर, इसकी मदद से इन्होंने बंकर बस्टर बम गिराया था, जिसका नाम था GBU-57 MOP। नाम ध्यान रखिएगा, प्रश्न में सीधे पूछ सकता है, GBU-57 MOP। ये बम, जिसको लोकप्रिय तरीके से बंकर बस्टर बम कहा जाता है, इसको गिराया था। ठीक है। और 14 ठिकानों पे हमले किए गए थे। और सॉरी, 14 MOP बम गिराए गए थे 2 ठिकानों पे, और एक अन्य ठिकाना था इस्फहान, जहाँ पे टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, सूर्य कुमार, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या? तो देखिए, रोहित शर्मा ने 300 छक्के लगा के ये एक रिकॉर्ड अपने नाम पर लिया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से वो पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। ठीक है। और ये कब उन्होंने जो लास्ट जो 300 छक्का था वो कहाँ पे लगाया था? जो इनका एलिमिनेटर मैच हुआ था मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में, वहाँ पे इन्होंने ये लगाया था। और इसके पहले केवल एक व्यक्ति है इंटरनेशनली जिसको ये उपलब्धि प्राप्त है, वो है क्रिस गेल। ठीक है, तो वो 300 से ज़्यादा छक्के लगा चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है। और इस सूची में शामिल होने वाले वो 11वें खिलाड़ी हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? मनु भाकर, सुरुचि सिंह, अंजलि भागवत या अपूर्वी चंदेला? तो देखिए, 19 वर्षीय सुरुचि सिंह ने म्यूनिख विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 241.9 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता और फाइनल में उन्होंने फ्रांस की कैमली जेड्री-जेवेस्की को 0.2 अंक से हराया था। ठीक है, इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। 42वां प्रश्न है, किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? ईशान किशन, केएल राहुल, ऋषभ पंत या महेंद्र सिंह धोनी? तो देखिए, आंसर इसका है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। ठीक है, और ये उपलब्धि उन्होंने 2025 के इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंगले लीड्स में हासिल किया है और वो ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे नामित विकेटकीपर हैं और इसके पहले एंडी फ्लावर ने ये उपलब्धि हासिल किया था। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड? तो देखिए, इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को लॉर्ड्स, जो कि लंदन में है, वहां खेले गए फाइनल में 5 विकेट से हराकर 2025 की आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है और ये दक्षिण अफ्रीका का पहला डब्ल्यूटीसी खिताब है और जिसको उन्होंने 27 वर्षों के बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती है। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो कि नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? ट्रैवल टेक, एग्री टेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, एआई, डीप टेक एंड साइबर सुरक्षा? ये कोड दिए हुए हैं, अब हमें बताना है कौन सा कोड सही है। तो देखिए, नई दिल्ली में जो स्टार्टअप महाकुंभ हुआ उसके स्टार्टअप महारथी चैलेंज में एग्री टेक, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ टेक और एआई, डीप टेक और साइबर सुरक्षा, ठीक है, इन सेक्टर्स को सम्मिलित किया गया था। तो ये ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बना है? कार्लोस अल्काराज, जैनिक सिन्हा, राफेल नडाल या रोजर फेडरर? तो देखिए, इसका आंसर है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज कहाँ के हैं? ये हैं स्पेन के। स्पेन के हैं। अच्छा, इन्होंने फाइनल में जैनिक सिन्हा जो कि इटली की थी, इनको, ये इटली की हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इनको हराकर फ्रेंच 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता और ये फाइनल ओपन एरा में सबसे लंबा चलने वाला प्रतियोगिता था और बाकी अल्कराज के कैरियर का यह 5वां ग्रैंड स्लैम था। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु? देखिए, ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ये खिताब जीता था। आंसर हो जाएगा डी। थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स, जो कि पीबी की एस है, इनको जो है 6 रन से हराकर ये आईपीएल खिताब जीता था और ये इसका जो फाइनल था ये कहाँ पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है? अहमदाबाद। ठीक है, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो कप्तान हैं वो विराट कोहली हैं और 18 वर्षों में इन्होंने पहला खिताब हासिल किया है। ठीक है, और मैन ऑफ द मैच की बात करें तो मैन ऑफ द मैच कौन रहा? कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? मजा क्लासदा,
ओपल सुचाता चौंगश्री, हैजट टेरेजे, नंदिनी गुप्ता। तो देखिए 31 मई 2025 को हैदराबाद में हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में 72वां मिस वर्ल्ड फाइनल राउंड हुआ, और जिसमें जो है ओपल सुचाता चौंगश्री, इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और रनर अप कौन था? इथोपिया की हसट टेरेजे। ठीक है, जो कि यहाँ पे दी हुई है, ये इथोपिया की है, ये रनर अप रही, मतलब ये सेकंड विनर रही। ठीक है, और भारत की जो नंदिनी गुप्ता थी वो टॉप 20 में शामिल थी, लेकिन फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। ठीक है, नंदिनी गुप्ता ये जो नाम दिया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए। सलमान खान, अक्षय कुमार, सोनू सूद या अमिताभ बच्चन? तो अभिनेता सोनू सूद को कोविड 19 महामारी के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये सम्मान उनको, जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हो रही थी फाइनल वाली, जिसकी बात अभी हमने किया, वहीं पे जो है तेलंगाना के हैदराबाद में लाइव टेलीविज़न प्रसारण के दौरान दिया गया। ठीक है, और किसने प्रदान किया? राणा दुग्गोबती। ठीक। 49 प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो देखिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जो कि 5 से 20 जून के मध्य चला, इसकी शुरुआत की। ठीक है, आंसर हो जाएगा राजस्थान। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान उद्देश्य क्या है इसका? इसके तहत जो है, जो परंपरागत जल स्रोत हैं उनकी सफाई की जाएगी, उनका संरक्षण किया जाएगा, डिसिल्टिंग मतलब गाद की सफाई होगी, और इसके हेतु जन जागरूकता को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं आज के इस वीडियो का। भारतीय उद्योग परिसंघ, जो कि CII है, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस महेंद्र देव, अरुण श्रीनिवास, शैलेश सिंह मेहता, राजीव मेमानी? तो देखिए जो राजीव मेमानी है, ये EY इंडिया के चेयरमैन और CEO हैं। इनको 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इसके पहले कौन थे यहाँ के अध्यक्ष? संजीव पुरी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपकी फीडबैक है, वो हमेशा की तरह आमंत्रित हैं। कृपा करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ज़रा भी वैल्यू एडिंग अगर ये वीडियो लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।